Good morning. Right, so we'll have a small session, half an hour or 45 minutes max. Half an hour we'll wind it up. The discussion is about board examination. अगले हफ्ते आप लोग को एग्जाम लिखना है, अगले वेडनेसडे तक आपका एक 10th वालों का एक 12th वालों का एग्जाम हो चुका होगा. क्यों ये सेशन कर रहे हैं? कुछ चीजें चेंज हुई हैं. बोर्ड ने इस साल कुछ रूल्स चेंज करे हैं, तो हमें वहां जाके सरप्राइजेस ना मिले, इसलिए लेट अस गेट प्रिपेयर्ड इन एडवांस. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द रूल्स आर, व्हाट थिंग्स हैव चेंज एंड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर while writing our board examination. तो हम 2-3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. पहला जो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे द राइटिंग स्किल्स, बिकॉज आप अपने राइटिंग स्किल्स से भी थोड़ा सा अपने नंबर्स को इंप्रूव कर सकते हैं. दैट इज आपका प्रेजेंटेशन अगर अच्छा रहे, आपकी जो कॉपी है वो नीटली और सिस्टमैटिकली लिखी अगर होगी, तो यू कैन गेट सम बेटर मार्क्स. तो सारे पॉइंट्स हम एक एक करके कवर करेंगे. राइट, सो we'll start with the exam time. Do you have your admit cards? आपने सबने admit cards ले लिए? आपने सबने ले लिए admit cards? Right. Did you read the rules? किसी ने पढ़े? एक जना. हमने ग्रुप में मैसेज डाला था कि रूल सबसे पहले पढ़ लेना. नहीं पढ़े? Right. So first thing, आप जैसे ही सेशन खत्म होने के बाद घर जाएंगे या अभी आपके पास एडमिट कार्ड होगा, so please read these instructions carefully. ये आपके लिए लिखे, वरना हम तो इसको हाफ करके प्रिंट करवा देते, आधा कागज बच जाता है ना. But this is something important which we have to take care about. So please read these instructions and understand each and every point properly. क्योंकि यहाँ की बातें हम नहीं समझेंगे तो दिक्कत है ना. ये तो आपको मिल गया, मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इतने पॉइंट्स तो. करेक्ट, राइट. इसके अलावा इस बार एडमिट कार्ड में एक नई चीज है, दैट इज देयर इज अ QR कोड. So when you are handling this admit card, please ensure that you keep it properly so that the QR code is not distracted. उसमें कुछ इंक के मार्क ना आए, उसको फोल्ड ना करें, है ना, वरना क्या होता है, we fold it randomly and keep it in our pocket. Don't do that. ये QR कोड एग्जाम में स्कैन होगा. I don't know the purpose, मुझे क्लियरली नहीं मालूम, अटेंडेंस है या whatever is the reason, but there's an app which the invigilator will be having and this QR code will be scanned. So please keep this admit card properly so that this QR code is not disturbed. Right. Exam time. The exam time as printed on the admit card is 9 AM to 12 noon. ठीक, लेकिन हम वहां 9 बजे पहुंचेंगे तो हमको एग्जाम देने नहीं मिलेगा. एज पर द इंस्ट्रक्शंस दे हैव रिकमेंडेड यू टू रीच देयर बाय 8 o'clock. थोड़ा सा टाइम मार्जिन लेके चलना चाहिए. जनरली एज पर द रूल्स रिटन हियर बाय 8:30 यू हैव टू बी इनसाइड द हॉल. 8:30 you have to be inside the hall where you are writing your examination. For some reason if you are late, maximum 8:40 तक, वो भी आपके पास कोई जस्टिफाइबल रीजन होगा तो आपको अलाउ करेगा, वरना हम ऐसी स्थिति ना बनने दें. वी शुड रीच देयर अराउंड 8:15. आपको सेंटर मालूम है? सेंटर का जो लोकेशन है उसका हमने गूगल लोकेशन भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, सो यू कैन ट्रेस इट. कोई कंफ्यूजन हो तो, और हो सके तो एग्जाम के एक दिन पहले हम वहां जाके देख के आ जाए, जिससे एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह हम परेशान ना. इट इज बेटर दैट यू गो देयर वंस इन एडवांस, चेक करके आ जाओ हमको कहां पहुंचना है. सो बी देयर बाय 8:15. बाय 8:30 यू हैव टू बी इनसाइड द हॉल. हॉल के अंदर आप कोई भी डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग वॉच नॉट अलाउड. हालांकि चाहो तो एनालॉग वॉच कांटे वाली रखना, लेकिन रूल्स में तो लिखा है कि कुछ भी अलाउड नहीं है. वहां पे समय समय पे बेल बजेगी, मतलब हर 1 घंटे में बेल बजेगी, आपको टाइम पता चलता रहेगा. लेकिन सिंपल एनालॉग क्लॉक डायल वाली, है ना, कोई भी डिजिटल डिवाइस अलाउड नहीं है. तो आप कोई भी, अगर आप कहोगे कि हमारी स्मार्ट वॉच नहीं है, सिर्फ डिजिटल वॉच है, स्टिल इट वोंट बी अलाउड. तो आपको बाहर रखनी ही पड़ेगी. ठीक, आपको सिर्फ आपका पेंसिल बॉक्स भी सिर्फ उसमें पेन, पेंसिल, रबर, कटर, स्केल, इतना ही सामान होगा, वही ले जाने मिलेगा. राइटिंग पैड अगर आप लेके जा रहे हैं, लेके जाना चाहिए. राइटिंग पैड इजी होता है, कभी टेबल अनइवन हो तो आपको लिखने में आसानी होती है. बट राइटिंग पैड शुड ऑल्सो बी प्लेन एंड सिंपल. प्रिंटेड डिजाइन, कुछ लिखा हुआ नहीं. देखो क्या होता है, कुछ भी प्रिंटेड है, आप कहो कि हम संस्कृत का पेपर लिख रहे हैं, इसमें तो कुछ ऐसा लिखा है जिसका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना क्वेश्चन आंसर नहीं होती है ना, कि पैड पे कुछ नहीं. आप प्लेन नॉर्मल रेगुलर राइटिंग पैड लेके जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है. प्रिंटेड है, डिजाइन है, फिर कोई क्वेश्चन करेगा तो जबरन हम परेशान होंगे. राइट. एक और चीज जो रूल बुक में लिखी हुई है, रूल बुक में लिखा हुआ, अगर आप जूते मोजे पहन के जा रहे हैं तो हो सकता है आपको उतारना पड़े या वो उतार के जूते मोजे की चेकिंग करें. ऐसा रूल बुक में लिखा हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है. तो अब ये आपके ऊपर है. आपको लगता है कि हम शूज एंड सॉक्स पहन के ही जाएंगे, हो सकता है आपको हॉल के बाहर उतारने के लिए कहा जाए, हो सकता है एक बार जूते मोजे आपके उतार के चेकिंग की जाए. और देखो, चेकिंग और स्कैनिंग तो होगी,
बी कंफर्टेबल, मतलब उसमें ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लेना, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दे वोंट मेक यू अनकंफर्टेबल। आपकी पॉकेट्स चेक करना, या देखो अब क्या होता है, आपने कार्गो पहन लिया, अब कार्गो में कितनी सारी पॉकेट है, तो वो पता नहीं आपने कहाँ क्या छुपा लिया होगा, तो इसलिए हमें ऐसे काम करना नहीं है। जैकेट्स में बहुत सारी पॉकेट होती हैं, तो सामने वाला तो देखेगा। सी जब बोर्ड एग्जाम हो रहा है, इट इज विथ सर्टेन रूल्स, है ना। रूल्स जो एग्जाम करा रहे हैं उनको भी रूल बुक मिली है, दे हैव टू फॉलो इट, और आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े होकर लेक्चर कर रहे हैं कि हम ये सारी चीजें पहले एडवांस में समझ लें, राइट। वहां पे जाके आप कहो कि मेरे पास मोबाइल रखा है, मैं कहाँ, कोई वहां पे आपके सामान की टेक केयर करने के लिए नहीं है। अगर आप बैग लेके जा रहे हो तो आपको जो गेट है उसके बाहर वहां पे बैग डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसमें क्या रखा है क्या नहीं रखा है, दैट इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। आपको मेरा मोबाइल है, अब मैं कहाँ रखूं, तो बेटर वी शुड नॉट कैरी इट, है ना। टाइमिंग फिक्स है, जगह फिक्स है, आप जाओगे, आप वापस अपने घर चले जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। तो इस सब की आवश्यकता वैसे भी पड़नी ही नहीं चाहिए, ठीक बात है ना। इज इट क्लियर, राइट। सो डू नॉट कैरी एनी अननेसेसरी स्टफ विच विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। शूज एंड सॉक्स अगर आप पहन रहे हैं तो अगेन बी केयरफुल कि वहां पे आपको एक बार स्कैनिंग के लिए उतारना पड़ेगा, ना चाहें तो जनरली फ्लोटर्स या सैंडल्स पहन के जाएंगे तो कुछ उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज योर विश, मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा कमेंट नहीं कर रहा हूं। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, आंसर कॉपी जो आपको मिलने वाली है हम उसको समझ लेते हैं। इस बात से आंसर कॉपी में एक OMR शीट, फ्रंट पेज पे एक OMR शीट रहेगी, उसके बाद आपके लिए मेन कॉपी रहेगी जहां पे आपको अपने आंसर्स लिखना है, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एग्जाम कॉपी आपको जो मिलेगी, इट विल हैव 32 पेजेस इंक्लूडिंग दिस, सो मे बी यू कैन से 30 पेजेस फॉर राइटिंग एग्जामिनेशन। कितने? 30 पेजेस। नो सप्लीमेंट्री कॉपीज, नो एक्स्ट्रा शीट्स, नथिंग। यू हैव टू राइट complete examination only in this copy which is provided to you, which has 32 pages। बात क्लियर है? तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। हालांकि 32 pages are more than sufficient for the exam that you're going to write, provided आप ऐसा ना करें लिखा एक पेज काट दिया, फिर लिखा फिर एक पेज काट दिया, छोड़ते चले गए। अगर आप नॉर्मली अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो आपका बोर्ड एग्जाम का सिंपल पैटर्न है उसको हम फॉलो करें। 32 पेज बहुत सारे होते हैं, इनफैक्ट 20 पेज 25 पेज लिखना भी बड़ी बात होती है, तो कॉपी आपको कम नहीं पड़ेगी प्रोवाइडेड आप उसको अननेसेसरली वेस्ट ना कर दें, ठीक। तो हम पहले इस QR जो आपका OMR शीट वाला पेज है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ खास बात नहीं है इसमें आपको कुछ बेसिक इनपुट्स। OMR शीट समझते हैं आप लोग? OMR शीट समझते हैं आप लोग सभी? इसमें सर्कल्स होते हैं जिसको हम ब्लैकन करते हैं, जो सिस्टम से मतलब मशीन से रीड हो जाते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना उसको सिस्टम से स्कैन किया जा सकता है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। इस OMR शीट में बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी। आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, सब्जेक्ट का कोड डालना होगा। सब्जेक्ट का कोड आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड है, और जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर भी प्रिंटेड होगा। तो क्या डालना है आपको? सब्जेक्ट का नाम डालना है, सब्जेक्ट का कोड डालना है, आपको अपना एग्जाम का मीडियम डालना है, फिर सेट। इस बार जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ABCD 4 सेट में होंगे, और चारों सेट में क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होगा कि आपके पास अगर A सेट है तो आपके आसपास से किसी और बच्चे के पास A सेट नहीं होगा, उनके पास BCD में से कोई सेट होगा, राइट, सो दैट चीटिंग की चांसेस और कम हो जाए, चीजों को और स्ट्रिक्ट करा जा रहा है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद इधर की एक और शीट है जहां पे आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर लिख के सर्कल्स डार्क करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कोड फिर से डालना है, इसके बाद आपको सेंटर कोड डालना है। ये सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड पे लिखी हुई है, इट इज नॉट समथिंग न्यू, सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, वहीं से आपको कॉपी करना है। नीचे फिर से रोल नंबर। अच्छा, एक रोल नंबर नीचे बॉक्स में भी लिखना होता है, उस बात को थोड़ा ध्यान देना। रोल नंबर लिखने के लिए इस तरह के बॉक्स दिए जाते हैं, यू हैव टू राइट इट इन नंबर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। तो यहां पे आपको डिजिट्स में लिखना है, दैट इज इन नंबर्स, और यहां पे आपको लिखना है इन वर्ड्स। दोनों बार लिखना है आपको। जैसे आपका रोल नंबर है 63215213 समथिंग रैंडम। अब यहां पे आपको इसी बात को शब्दों में या वर्ड्स में लिखना है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। आपको हर बॉक्स में 6 के नीचे क्या लिखना है? 6। 3 के नीचे क्या लिखना है? 3 एंड सो ऑन। और इसी चीज को आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। आपको हिंदी में लिखना है, आप हिंदी में लिख देना 1
2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, दिस शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि आपकी कॉपी जो है ऑब्वियसली आपके रोल नंबर के हिसाब से ही अरेंज होती है। ठीक बात है, तो ये डिजिट्स में योर रोल नंबर इन डिजिट्स, योर रोल नंबर इन वर्ड्स। ठीक, और इसके बाद एक रूम नंबर का कॉलम है और आपको सिग्नेचर करना है अपना। ठीक, अच्छा, ये जो आपको भरना है इसका सैंपल आपको पीछे मिलेगा। वैसे तो वहां पे जो इन्विजिलेटर्स होंगे दे विल हेल्प यू, स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज तो ये फ्रंट पेज पे आपको भरना है, और इसी के बैक पेज पे उसका एक सैंपल प्रिंटेड रहेगा, जिससे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन सी हाउ टू फिल। वैसे ओएमआर शीट कोई नई या एलियन चीज नहीं है ना हमारे लिए, हम समझते हैं ओएमआर शीट में क्या भरना पड़ता है, राइट। जैसे आपको अपना नाम भरना है, तो आपको अपना नाम भरना है, तो ऊपर आप अपना नाम पहले लिखेंगे पेन से, फिर करस्पॉन्डिंग एस के नीचे एस वाला गोला डार्क करेंगे, यू के नीचे यू वाला गोला डार्क करेंगे, एंड सो ऑन। अच्छा, ओएमआर शीट भरने के लिए ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन, और कुछ भी नहीं। पूरे एग्जाम में आप क्या यूज कर सकते हैं, जो आपकी मेन आंसर कॉपी है, यहां पे आपको क्या यूज करना है, रेड एंड ग्रीन कलर इज नॉट अलाउड। यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी रेड और ग्रीन कलर इन योर आंसर शीट, किसी भी तरह से, ना पेन, ना पेंसिल, ना स्केच पेन, कुछ भी नहीं। आप क्या यूज करेंगे, पेन यूज करना है तो ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन्स, इंक पेन्स नहीं, कौन से पेन यूज करेंगे आप, बॉल पॉइंट पेन। समझते हैं बात, बॉल पॉइंट पेन ऑफ ब्लू और ब्लैक कलर। इसके बाद आप पेंसिल यूज कर सकते हैं फॉर डायग्राम्स, जो आपको डायग्राम्स स्केच बनाने उनके लिए आप पेंसिल यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा समय है और आप कॉपी को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, आप कलर पेंसिल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या अवॉइड करना है, रेड एंड ग्रीन इज नॉट अलाउड। हाँ, अगर आपका कोई डायग्राम आप कलरफुल बना रहे हो, उस कलर डायग्राम में वो कलर आते हैं, एक अलग बात है। हालांकि कलरफुल डायग्राम बनाने की एग्जाम में जरूरत पड़ती नहीं है, एग्जाम में कोई भी ऐसे डायग्राम हमें नहीं बनाने पड़ते जो कलरफुल होते हैं। सो अवॉइड 2 कलर्स, बाकी कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। वैसे कोई ज्यादा उसमें चॉइस है नहीं, आपके पास 2 ही चॉइस है, आपको क्या करना है, ब्लू ब्लैक। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं इसी कॉपी को कैसे यूज करना है, हमें कॉपी पे अपने आंसर्स कैसे लिखना है। ये आपकी मेन कॉपी है, फ्रंट पेज निकल जाएगा, इसके बाद आपको यहां से कॉपी पे पेजेस मिलेंगे लिखने के लिए। ठीक, तो अपनी कॉपी पे मैंने अभी जब हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रहे थे, बच्चों की कॉपीज देखता हूं तो कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। सो डूज एंड डोंट्स थोड़े से सीख लेते हैं हम यहाँ पे। कॉपी पे साइड मार्जिन जरूर बनाना कंपलसरी, आप कॉपी में साइड मार्जिन जरूर बनाएं। उस साइड मार्जिन में क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हर पेज पे साइड मार्जिन जरूर बना दें, उससे कॉपी थोड़ी सी आसान हो जाती है पढ़ने में। और दूसरी बात, फोल्डिंग वगैरह में कभी भी कुछ आपके कॉर्नर्स दबते नहीं है, है ना। कॉपी फोल्ड कर रहे हैं, बड़ी शीट है, फोल्ड कर रहे हैं, ठीक, तो आपके पेजेस दबते नहीं। तो और इसके बाद जब आप अपनी आंसरिंग चालू करेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर, जो मेजर क्वेश्चन नंबर्स होते हैं, जैसे मेरे पास एक रैंडमली एक क्वेश्चन पेपर है, यहां पे है क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन वाला, है ना, ABCD ऑप्शन चूज करने वाला क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जगह हम यहां पे सेंटर में डालेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1 या आंसर नंबर 1 कहां डालेंगे, राइट इन द सेंटर। इसके बाद उस क्वेश्चन के अंदर 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर 4 और 5 क्वेश्चंस और मे बी 6 क्वेश्चंस। आप नंबरिंग कहां करेंगे, साइड के मार्जिन में। कहां करेंगे, साइड के मार्जिन में। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 या आंसर नंबर 2 कहां लिखेंगे आप, राइट इन द सेंटर, राइट इन द सेंटर। इट शुड बी क्लियरली रीडेबल। देखो, पेपर में क्वेश्चन सीक्वेंस में करना जरूरी नहीं है, लेकिन नंबरिंग सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नंबरिंग सही है, आप रैंडमली सॉल्व कर लीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है पहले करना है, बाद में करना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। There are no extra marks for doing 1, 2, 3, 4, 5, 6 in that sequence. No extra marks. But your copy evaluation will be proper if your numbering is correct. तो हमने अभी, मतलब मुझे आश्चर्य होता है, मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स में 10th और 12th के बच्चों की कॉपी से मैंने देखा कि नंबरिंग सही नहीं कर पा रहे। अब नंबरिंग सही नहीं कर पाओगे तो वैल्यूएशन करने वाले के पास इतना टाइम नहीं कि वो ढूंढे आपने क्या लिख दिया है। आपका नंबर साफ दिख रहा है, मुझे पता चल गया यहाँ पे आंसर नंबर 1 है, मैं आंसर नंबर 1 मैच कर लूंगा, आपके मार्क्स ठीक होंगे तो आपको दे दूंगा, नहीं होंगे तो काट दूंगा। आंसर नंबर 2 एंड सो ऑन। अब बारिंग लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न कॉमन है, सब में 40% 1 मार्क क्वेश्चन है। यू नो दैट
40% क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क। इस 1 मार्क क्वेश्चन में क्या आता है? इस 1 मार्क क्वेश्चन में आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो हम बात कर रहे थे। इसको कैसे लिखना है हम बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो इसको सबको मिला के कितने मार्क्स होंगे? 40%। दैट इज 70 मार्क्स वाले पेपर में 28 मार्क्स, 75 मार्क्स वाला जो 10th वालों का पेपर होगा उसमें 30 मार्क्स, और 12th वालों के कुछ जो लैंग्वेज या नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जो 80 मार्क्स के पेपर हैं उसमें 32 मार्क्स विल बी 1 मार्क ईच। अब इस 1 मार्क क्वेश्चंस में हमें सिस्टमैटिकली लिखना है। देखो एक बात जरूर मैं कहूंगा, आप ये 1 मार्क क्वेश्चंस कॉपी के स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट करना। इसमें एक फायदा है, आंसर क्योंकि एक ही शब्द में लिखना, एक ही लाइन में लिखना, अगर आपको नहीं भी आ रहा यू कैन लीव दैट लाइन ब्लैंक। भाई हमको ये वाले आंसर नहीं आ रहे, हम नंबरिंग करके छोड़ सकते हैं, हम बाद में कोशिश करना कि ये 1 मार्क क्वेश्चंस कहां अटेम्प्ट करेंगे? कॉपी के स्टार्टिंग में। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट स्टिल इट इज बेटर कि हम ये 1 मार्क क्वेश्चंस कॉपी के स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर ले, इजी होगा। ठीक, अब क्या करना है? जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो जैसा मैंने आपसे कहा था, हमने क्या लिखा? आंसर नंबर 1। ठीक, ये हमारा साइड का मार्जिन है, बाकी हमारी कॉपी है। यहां पे हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 से देयर आर 6 क्वेश्चंस। ठीक, अब चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपको कितना लिखना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपको ऐसा लिखना है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, मान लेते हैं आपको उसका ऑप्शन ए सही लग रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? ए एंड वॉट एवर इज द वैल्यू, से ए पे लिखा हुआ है 3, तो आप लिखेंगे ए और 3, बस इतना ही, इससे कम नहीं। ऐसा मत करना सिर्फ 3 लिख दो, ऐसा मत करना सिर्फ ए लिख दो, आपको ए भी लिखना है और 3 भी लिखना है। से दूसरे वाले का ऑप्शन आपको लगा सी, आपने लिख दिया सी। सी में ऑप्शन आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है से अर्थ, तो आपने लिख दिया सी एंड अर्थ एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? जो ऑप्शन है वो भी आप लिखेंगे, जो आपने चूज करा है वो ऑप्शन, और उस ऑप्शन पे जो आंसर है वो, दोनों बातें आप लिखेंगे सफिशिएंट। क्वेश्चंस कहीं भी नहीं लिखना है, राइट? अभी हाफिल एग्जाम में, अगेन मैं हाफिल एग्जाम क्यों बार बार रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहा हूं? आई हैव सीन व्हाट स्टूडेंट्स वर डूइंग, तो वहां से जो गलतियां मुझे विजिबल है वो गलतियां मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिससे वो गलतियां मेन एग्जाम में करके ना आए। तो ये हो गया हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला। से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, मान लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिर मैंने क्या कहा? आंसर नंबर 2 सेंटर पे, आंसर जो फिल इन द ब्लैंक्स की नंबरिंग है वो साइड मार्जिन में। अब फिल इन द ब्लैंक्स में अगेन यू आर नॉट सपोज टू राइट द होल स्टेटमेंट, आपका समय खराब होगा। जो पूरा स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ जो आपका आंसर है, जो आपका आंसर है बस आपको उतना ही लिखना है, राइट? से पहले का आंसर है रेडियस, बस काफी है। आपने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया और जो फिल इन द ब्लैंक में भरना था ब्लैंक, उसकी वैल्यू है या उसका आंसर है, उसका वर्ड है रेडियस, तो आपने रेडियस लिख दिया, सफिशिएंट है, आप आगे बढ़ जाए। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम पूरा स्टेटमेंट लिख के समय खराब करेंगे, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम जो आंसर से उतना लिख देंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। स्टेटमेंट लिखने के लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा समय थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर हम अननेसेसरी स्टेटमेंट लिख रहे हैं। क्लियर है ना बात? राइट। इसके बाद क्या है? से इसके बाद है आपका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य, राइट? हिंदी में लिख रहे हैं तो सत्य असत्य, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में अगेन आपने यहां नंबरिंग डाल कर दी, ये नंबरिंग है। अब आंसर में क्या लिखना? अगेन स्टेटमेंट्स नॉट नीडेड, आप क्या लिखेंगे? ट्रू या फॉल्स पूरा। हिंदी में लिख रहे हैं तो सत्य या असत्य पूरा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लिखाते हैं, तो ये काम आपका नहीं है, ये चेक करने वाले का काम है, वो राइट और रॉन्ग लगाएगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको, और ऐसा भी मत लिखना, ये भी मत करना। क्या करोगे आप? थोड़ी सी मेहनत करोगे, इतनी, एंड सो ऑन। हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख देना, हिंदी में भी पूरा लिखेंगे, अच्छे से पूरा लिखेंगे, सत्य असत्य एंड सो ऑन। क्लियर है बात? तो ये आपका हो गया ट्रू फॉल्स। अगेन स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना सफिशिएंट है। देखो ये हर क्वेश्चन में अगर मेरे 5-5 मिनट भी बच गए तो मेरे पास टाइम बचा ना आखिरी में, इसीलिए हम ये ध्यान दे रहे हैं, राइट? अच्छा, इसके बाद एक चीज में मैंने बहुत गलतियां देखी है बच्चों की, वो है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम को ठीक से अटेम्प्ट करना। से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मैच द कॉलम।
तो मैच द कॉलम में क्या करना है? मैच द कॉलम लिखने का तरीका बिल्कुल सही रखना। मैच द कॉलम में ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। तो आप क्या करेंगे, कॉलम ए के सारे स्टेटमेंट्स पहले कॉपी करेंगे, पूरा स्टेटमेंट कॉपी करेंगे कॉलम ए का उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में पेपर में कॉलम ए प्रिंटेड है। क्वेश्चन पेपर में कॉलम ए जिस सीक्वेंस में प्रिंटेड है उसी सीक्वेंस में आप पूरा कॉलम ए पहले कॉपी करेंगे। इसके बाद करस्पॉन्डिंग आंसर्स, जैसे जो फर्स्ट है उसका आपको आंसर लगा थर्ड वाला, तो यहां पे आप उसकी सही नंबरिंग डालेंगे थर्ड, और अगेन उसमें जो लिखा हुआ है वो भी लिखेंगे। गॉट द पॉइंट? आपको फर्स्ट वाला ए, कॉलम ए में जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसका करस्पॉन्डिंग आंसर आपको लगा कि कॉलम बी का थर्ड वाला है, तो आप क्या करेंगे, इसके सामने थर्ड लिखेंगे और उसका जो भी स्टेटमेंट होगा वो नोट करेंगे। मैच द कॉलम में समय मत बचाना, ऐसा मत करना कि बस वो लाइनें खींच दिया ए बी सी डी और यहाँ लाइनें ऐसी ऐसी खींच दी, वो कोई नहीं चेक करने वाला है आपकी, ठीक। और यहाँ पे भी ऐसा मत करना, आप कहना सर आपने तो कहा था लिखना नहीं पड़ता, तो यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 2 एंड सो ऑन, मत करना। तो इसमें मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, इसमें आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा मैच द कॉलम में। करेक्ट? इज इट क्लियर? इसके बाद एक और 1 मार्क क्वेश्चन में क्या आएगा आपके पास, आंसर इन 1 वर्ड और आंसर इन 1 सेंटेंस, शॉर्ट आंसर्स। 1 मार्क के क्वेश्चन है, प्रिसाइज, टू द पॉइंट। अगर एक वर्ड सफिशिएंट है तो आप एक वर्ड ही लिखना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको लग रहा है कि उसको आप थोड़ा सेंटेंस फ्रेम करके 1 सेंटेंस में आंसर लिखना चाहते हैं, 1 सेंटेंस में लिख देना, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगेन क्वेश्चंस कॉपी करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो ये हो गए आपके पूरे 1 मार्क क्वेश्चंस। इसके बाद जो पेपर है वहां पे क्या है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मैं कह रहा हूं लैंग्वेज का थोड़ा पैटर्न अलग है ना, हिंदी इंग्लिश संस्कृत का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, हम ये बाकी सब्जेक्ट्स के पैटर्न की बात कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश संस्कृत में थोड़ा सा पैटर्न अलग चलता है। अब क्या हुआ, आपके आए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके एंड तक 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 1-2 सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के भी, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग सब्जेक्ट में जो वेटेज दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब फिर से ऐसा ही करना है इसी सीक्वेंस में। अच्छा, इसमें मेरा एक रिकमेंडेशन है, जरूरी नहीं है, इट इज ओनली रिकमेंडेशन। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सब होने के बाद आप पेपर में बड़े क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लें और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आखिरी में ले जाएं। इसका मतलब है कि आप चाहें तो पेपर यहां तक करने के बाद और यहां तक जो जो आपको नहीं आ रहा उसकी लाइन खाली छोड़ते जाना है ना, बाद में हम आके भर सकते हैं। नंबरिंग पूरी कर देना, सीक्वेंस कभी मत बिगाड़ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 जो 1 मार्क क्वेश्चन है, इनमें सीक्वेंस कभी मत बिगाड़ना। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 पहले ही लिख दिया, जो आंसर नहीं आ रहा उसकी लाइन खाली छोड़ दो, आखिरी में याद आ जाएगा तब लिख देना आप। सीक्वेंस मत बिगाड़ना, ट्रू फॉल्स सीक्वेंस मत बिगाड़ना, मैच द कॉलम सीक्वेंस मत बिगाड़ना। लेफ्ट हैंड कॉलम पूरा कॉपी कर लेना मैच द कॉलम का। आंसर्स हम बाद में भी लिख सकते हैं, भूल रहे हैं, कंफ्यूजन है तो बाद में भी आके आंसर उसके हम उसके पेपर के एंड में भी लिख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस हम मिसमैच नहीं करेंगे, ठीक है। कॉपी देखो, जितनी आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन होगी ना, वैल्यूएशन करने वाले के लिए उतना आसान होगा, आपको मार्किंग उतनी सही मिल जाएगी। अगर आपकी कॉपी रैंडम सी बड़ी अनऑर्गेनाइज टाइप की है तो चेकिंग करने वाले से गलतियां हो सकती हैं। आप बाद में क्लेम करोगे एक अलग बात है, लेकिन उससे भी गलती हो सकती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या कैसे क्या प्रेजेंट करा है, तो उससे भी गलती हो सकती है। करेक्ट, राइट। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आए वो हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और मे बी इवन 5 नंबर। तो अगर हो सके तो जो मैंने कहा, क्या कहा मैंने 4 नंबर या 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वहां से अटेम्प्ट करना चालू करो, उनको पहले करो, 2 नंबर के क्वेश्चंस आखिरी में, है ना। लगभग वर्ड लिमिट दी रहती है कि आपको ये क्वेश्चन 30 वर्ड्स में लिखना है या अराउंड 50 वर्ड्स में लिखना है, अराउंड 75 वर्ड्स में लिखना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि हमको उसी तरह से फॉलो करना है। और ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने में 2 फायदे हैं। देखो, जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर आपसे चाह रहे हैं, आप शांति से लिख लोगे स्टार्टिंग में तो डिटेल्ड आंसर अच्छे प्रेजेंट कर पाओगे। डायग्राम्स बनाने के क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, होंगे ना, 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में डायग्राम्स भी हो सकते हैं, थोड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, वो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छे से कर पाओगे। बाद में कभी कभी क्या होता है, टाइम प्रेशर, हम थोड़ा टाइम फॉलो नहीं कर पाए तो आखिरी में कुछ टाइम हमारे पास रह गया, मान लेते हैं कम। अब अगर टाइम थोड़ा कम भी बचा है, वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर आप प्रॉपर सिस्टम से चल रहे हैं तो टाइम कम नहीं पड़ेगा, किसी कारण से टाइम कम पड़ गया तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पता है आप शॉर्ट में भी लिख देंगे तो आपको मार्किंग
मिल जाएगी। लेकिन यही गलती अगर हमारे 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन रह गए हैं और हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है और हमने शॉर्ट में लिखा या डायग्राम्स अच्छे से नहीं बनाए तो हमारा नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ठीक बात है ना? इसीलिए हमेशा मैं रेकमेंड करता हूं कि बड़े मार्क्स वाले या ज्यादा मार्क्स वाले जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हम पहले अटेम्प्ट करें और थोड़े कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस उल्टा। तो अगर हो सके तो पेपर को रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर लेना। अच्छा, एक और बात, पेपर को किसी सीक्वेंस में सॉल्व करना जरूरी नहीं है। आप सीक्वेंस में सॉल्व करोगे अच्छी बात है, इट पुट्स अ गुड इंप्रेशन, बट देन अगेन देयर आर नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट। आपको लगता है 6 के बाद मुझे 12 समझ में आ रहा है, मैं 12 कर लूं, 12 के बाद मुझे 17 समझ में आ रहा है, 17 कर लूं, 17 के बाद मुझे 7 समझ में आ रहा है, मैं 7 कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू कैन फॉलो एनी रैंडम ऑर्डर। इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें कोशिश ये करना है कि जहां हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है हम उन क्वेश्चंस को पहले अच्छे से प्रेजेंट कर लें। दोनों बातों को समझना, मैंने कहा बड़े ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लो, फिर रिवर्स ऑर्डर में चलो। उसके अंदर भी अगर आपको लगता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी नहीं बन रहा है तो जगह मत छोड़ना, डोंट लीव स्पेस फॉर दैट क्वेश्चन, लीव दैट क्वेश्चन, यू कैन राइट इट एट द एंड ऑफ द कॉपी एट सम अदर पेज। यहां पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम जगह बीच बीच में खाली ना छोड़ें, आपको जो बन रहे हैं वो क्वेश्चंस करें। अगेन इससे एक फायदा होता है, आपने स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस करे जो आपसे अच्छे से बन रहे हैं, तो क्या होता है आपकी मार्किंग थोड़ी अच्छी होती है स्टार्टिंग में। और बिलीव मी, अगर आपकी स्टार्टिंग में मार्किंग अच्छी है ना तो थोड़ा सा पॉजिटिव इंप्रेशन के कारण थोड़ा सा फायदा हो जाता है। मतलब आपकी कॉपी मुझे अच्छी दिख रही है तो मुझे लगेगा अच्छी कॉपी है, थोड़ा सा लीनियंट हो सकता हूं मैं मार्किंग में। और स्टार्टिंग में आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जो तीनों गलत है, या आपने लिखा काट दिया, फिर आपने एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करा उसको काट दिया, तो क्या होगा? देखो, एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग, एक जनरल इंप्रेशन तो दिमाग में आता है ना, और जनरल इंप्रेशन से मार्किंग में फर्क पड़ जाता है। अगर आपकी कॉपी मुझे सिस्टमैटिक, नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड कॉपी लग रही है तो मुझे लगेगा सिंसियर स्टूडेंट है, डिजर्व सम गुड मार्क्स। अब ये अंतर ऐसा नहीं कि 10 के 50 हो जाएंगे या 50 के 10 हो जाएंगे, लेकिन फर्क ये पड़ जाता है कि एक रफ चेकिंग में 45 हो रहा है और थोड़ी सी लीनियंट चेकिंग में 48 हो गया। एक रफ चेकिंग में 30 मार्क्स पे आपकी कॉपी पहुंच पाई, लेकिन थोड़ी सी लीनियंट चेकिंग में वो 35 मार्क्स तक पहुंच गई। ये डिफरेंस आपके ऊपर है। How well you present your copy, that is going to create the impression in the mind of the examiner, in the mind of the valuation person, the person who is valuating your copy. हम लोग करते हैं, ये आपके सर खड़े कॉपी चेक करते हैं, मालूम है हमको, फर्क पर दिख जाता है कि यार ये अच्छी कॉपी है, दिस स्टूडेंट डिजर्व्स गुड मार्क्स, या स्टार्टिंग में बड़ा खराब सा लिखा हुआ है, दिस स्टूडेंट डज नॉट डिजर्व मार्क्स, है ना। जैसे छोटी छोटी गलतियां होती है, बहुत बार मैं टोकता हूं बच्चों को, आपने कुछ लिखा, कुछ लिख दिया आपने, समथिंग से आपने लिख दिया, अब आपको लग रहा है आपने गलत लिख दिया, कैसे काटेंगे? एक तरीका होता है आपने काट दिया और आगे बढ़ गए, दूसरा तरीका होता है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, अब इसको ऐसे काटेंगे कि किसी को गलती से भी दिख ना जाए मैंने लिखा क्या था। बिलीव मी ऐसा होता है, ऐसा होता है। अपनी कॉपीज भी देख लेना, अपनी फेयर कॉपीज देख लेना, अपनी रफ कॉपीज, अपने घर के नोट्स देख लेना, है ना। प्लीज डू नॉट डू दिस, प्लीज, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लग रहा है कि आपने क्या गलत लिख दिया, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू। आप तो पूरा पेज ऐसे काट देना, मैं देखूंगा भी नहीं आपने क्या लिखा हुआ उसमें, फॉरगेट अबाउट ट्राइंग टू रीड, अच्छा क्या लिखा है ना। हम क्या कर रहे हैं? अपना समय खराब कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अपनी कॉपी खराब कर रहे हैं। अब यकीन मानना, ये पूरा पेज लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, अब मैं इसमें एक वर्ड को बड़ी जोर से काट देता हूं, अभी आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, अब देखना मैं एक वर्ड को बड़ी जोर से काट देता हूं, देखो अब बिल्कुल दूर से देख लेना, वो अलग से चमक रहा होगा, इतनी दूर से, आप में से 5 से 10 फीट दूर हो, 15 फीट दूर मुझसे बैठे हुए, फिर भी आपको ये चमकता दिखेगा कि यहां कुछ है, तो ये आप कर देते हो अपनी कॉपी में, है ना। ये छोटी छोटी सी बातें। अच्छा, कॉपीज के पेजेस ऐसे होते हैं कि अगर आपने ज्यादा ताकत लगा दी तो पीछे भी उभर के आ जाता है वो, जो आपका ये कलाकारी है ना, ये कलाकारी सिर्फ इसी पेज तक सीमित नहीं रहती, ये कलाकारी इसके पीछे वाले पेज पे भी आने लग जाती है ना, तो जबरदस्ती हमारी कॉपी खराब होती है। देखो, मैं बार बार एक चीज कहता रहूंगा, प्रेजेंटेशन, नीट प्रेजेंटेशन से बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आपकी कॉपी मुझे अच्छी सिस्टमैटिक दिख रही है तो मार्किंग अच्छी हो जाती है, और उसी कॉपी में मुझे लग रहा है ठीक है अनऑर्गेनाइज थी, खराब सी कॉपी है, ज्यादा काटा पीटा है, गड़बड़, तो अपने आप मार्किंग थोड़ी सी कम हो जाती है, राइट। तो जितना हो सके कीप इट नीट एंड क्लीन, इट शुड लुक सिस्टमैटिक। आ रही बात समझ में? इज द पॉइंट क्लियर?
इज द पॉइंट क्लियर? ठीक, अब एक दो चीजें और हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस सब के अलावा। देखो हम, आई होप वी आर नॉट वी डोंट वांट टू बी देयर, लेकिन एग्जाम में एक और कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं UFM, अनफेयर मीन्स, है ना। तो अनफेयर मीन्स का मतलब होता है आपने अपना एग्जाम लिखने में कुछ ऐसा करा है जो एग्जाम के रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो क्या होता है, देखो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको एक आंसर कॉपी मिलेगी, आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्स हो रहे होते हैं, हम बच्चों को टोकते हैं, क्या होता है, आदत होती है, हमने ऑप्शंस यहाँ भी लगा लिए, है ना, आदत में होता है कि यार फटाफट पहले यहाँ पे टिक कर लें, इसके बाद अपनी कॉपी में लिख लेंगे। दिस इज नॉट अलाउड। तो एक बात ध्यान रखना, आपको अपने क्वेश्चन पेपर में सिर्फ ऊपर एक रोल नंबर लिखने के लिए एक जगह मिलेगी, आपको यहाँ रोल नंबर लिखना है, लिखना ही है, इट इज कंपल्सरी टू राइट योर रोल नंबर। इसके अलावा आपको पूरी कॉपी, इसके पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी नहीं मार्क करना। हो सके तो ये भी मार्क मत करना कि आपने कौन सा अटेम्प्ट, ऑप्शन होता है ना 6, 7, 8 क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा, हो सके तो ये भी मार्क मत करना कि मैंने ऊपर वाला करा कि नीचे वाला करा। और बहुत जरूरी लगे तो ठीक है ये मार्क कर लेंगे, जब आप स्टार्टिंग में पेपर स्कैन कर रहे हैं तो आप ढूंढ लेंगे कि इसमें मुझे पहला वाला करूंगा या इसमें और के बाद वाला करूंगा, इतना तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, है ना। ये तो खैर वैल्यूएशन वाला पेपर है इसलिए इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ मत करना। आदत में होता है ना, हम मैच द कॉलम यहाँ पे टिक कर लें, फिर हम लगा लेंगे, हम ट्रू फॉल्स TF यहाँ लिख लें, फिर हम कॉपी में लिख लेंगे। नहीं, प्लीज डू नॉट डू दिस। अगर आप ऐसा करते हैं और इन्विजिलेटर इसको नोटिस करता है तो दिस इज अगेन, दिस कम्स अंडर UFM, आपने गलत करा, आपने रूल्स को फॉलो नहीं करा है। इसके बाद बारी आती है आपकी आंसर कॉपी पे। तो आपकी आंसर कॉपी पे आपकी पर्सनल डिटेल्स, रोल नंबर, नेम, सिग्नेचर, एनीथिंग, सिर्फ इस पेज पे, इस पेज के अलावा इस पूरी आंसर कॉपी में आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने वाली कोई भी चीज अगर लिखते हैं तो अगेन इट इज कंसीडर्ड एज अनफेयर एग्जामिनेशन मेथड, है ना। इस पेज के अलावा इस पेज पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, ये तो रूल्स में आपको अपना रोल नंबर डालना है, आपको जो भी। इसके अलावा किसी भी पेज पे, किसी भी कोने पे रोल नंबर लिखना, अपना नाम लिखना या कुछ भी और लिखना, दैट इज अगेन कंसीडर्ड एज अनफेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो हमको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ठीक। इसके बाद कोई भी आपके पास छोटा सा पीस ऑफ पेपर जिस पे कुछ भी लिखा हुआ है वो अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आता है। अगेन मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते तो गलती से, आज तो हिंदी का पेपर है तो गलती से मैथ्स का एक पेज मेरे पास गलती से आ गया, आज थोड़ी मैथ्स का एग्जामिनेशन, नहीं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। आपके पास कोई भी अनड्यू सामान एग्जामिनेशन में नहीं, तो हम एग्जामिनेशन में जाने से पहले चेक कर सकते हैं ना कि गलती से तो हम कुछ कैरी नहीं कर रहे हैं, वो तो हम कर सकते हैं ना। तो देखो क्या होता है, छोटी छोटी चीजें, हो सकता है मिलने के बाद एग्जामिनर आपको छोड़ दे, आपने जस्टिफाई कर दिया कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, कोई आपका नुकसान करने के लिए वहां नहीं खड़ा हुआ है ना। जो एग्जामिनर है या जो इन्विजिलेटर है या जो सेंटर सुपरिंटेंडेंट है वो आपका नुकसान करने के लिए वहां नहीं खड़े, लेकिन उनको अपना रूल फॉलो करना है। अब ठीक है, आपने कहा सर ये तो गलती से मैथ्स का पेज आ गया, आज थोड़ी मैथ्स का एग्जाम, हो सकता है वो आपको छोड़ भी दे, लेकिन क्या होता है, ये जबरदस्ती समय खराब करना और थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती है, ये चीजें करेंगी ना, थोड़ा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। वो कहेगा क्या है, खड़ा कर दिया, पूरी क्लास के बीच में आप खड़े हो गए, आपसे क्वेश्चन आंसर हो रहा, तो अपने आप में मेंटल स्ट्रेस है, वो होगा ना, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो हम ना करें, तो हमको केयरफुल रहना है। हमारे पेंसिल बॉक्स में कुछ ना लिखा हो, कभी कभी पेंसिल बॉक्स में भी हम कलाकारी करते रहते हैं, हमारे पास पेंसिल बॉक्स है, उसमें बहुत सारी कलाकारी हमने करी हुई है, कुछ लिखा हुआ, अपना नाम लिखा हुआ है, कुछ फंकी से स्टिकर चिपकाए हुए हैं, तो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। हम जितना ऑर्गेनाइज्ड, जितना सिस्टमैटिक, जितना बाय द रूल चल रहे होंगे, उतना दिक्कत कम होगी। और मैं एक बात बोलता हूं, हम ऐसे कोई काम करें ही ना कि हमसे कोई रोक के हमें टोके। क्यों रोक के टोका, आपने जस्टिफाई कर दिया, उसने छोड़ दिया, लेकिन दो बातें हो, एक आपका थोड़ा सा समय खराब हुआ और एक थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, थोड़ा सा हमको बुरा लगता है ना। आप 3 फ्रेंड्स जा रहे हो, आपको रोक लिया तो आपको थोड़ा सा गिल्टी फील होने लगता है, बाकी 2 को नहीं रोका था, मुझे रोक लिया, मुझे टोक दिया, अब क्या होगा, ये सब कल बोलेंगे कि देखो इसको तो वहां पे रोक, होता है ना, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, करेक्ट ना, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। तो हम ऐसी परिस्थिति क्यों बनने दें कि हम हमारे साथ ऐसा कुछ हो, है ना। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो अवॉइडेबल है, जो
अवॉइडेबल है। लेट अस नॉट लैंड अप इनटू सच सिचुएशंस। जैसे हमने कहा, यहां लिखा हुआ है कि आपको 8:30 रिपोर्ट करना है, 8:30 पे आपको हॉल के अंदर बैठना है। फॉर सम रीजन आप किसी कारण से, कोई बहुत बड़ी परिस्थिति, आप लेट हो गए, तो इन्विजिलेटर या जो सेंटर पे हैं वो लोग आपको 8:40 तक अलाउ कर देंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा कि आप 10 मिनट लेट क्यों आए। तो हम ऐसा क्यों काम करें कि हम 10 मिनट लेट पहुंचे, फिर पहले जस्टिफिकेशंस दें, फिर जस्टिफिकेशन देने के बाद थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स करें, उस आर्ग्यूमेंट के बाद हमको अंदर जाने मिले। ठीक, अब इस बार ये 20 मिनट एक्स्ट्रा क्यों है? ये दो काम है। एक तो आपको जो ये OMR शीट भरना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा अतिरिक्त समय मिल जाएगा। जो 3 घंटे का समय है वो आपका मेन एग्जाम का है, राइट? आपको क्वेश्चन आंसर का है 9 AM to 12 noon। जो एक्स्ट्रा समय लिया जा रहा है 20 मिनट का, उसमें आप आराम से अपनी चीजें अरेंज कर लेंगे, अपनी आंसर कॉपी पे ये जो OMR शीट वाला पार्ट है इसको भर लेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद उसको स्कैन कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक, अब कुछ डूज एंड डोंट्स। 1, जैसे ही आपको आंसर कॉपी मिलेगी, प्लीज आराम से उसको चेक कर लें, उसमें जो बाइंडिंग है वो ठीक है कि नहीं है, पेजेस लूज तो नहीं है, पेजेस कम तो नहीं है। उस पर पेज नंबर लिखे रहते हैं। जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी ना, उस पर पेज नंबर प्रिंटेड रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक बार आराम से कॉपी स्कैन कर लेना। अगर वैल्यूएशन के समय आपकी कॉपी डिस्टॉर्टेड पाई जाती है, दैट मीन्स पेजेस कम है, लूज है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। एग्जाम लेने वाला नहीं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल है। तो आप प्लीज इंश्योर, हम आराम से पहले ही देख लें कि जो हमको आंसर कॉपी मिली है वो ठीक है कि नहीं है। उसमें कुछ भी लिखने से पहले हम देख लें हमें आंसर कॉपी जो मिली है वो ठीक है कि नहीं, उसमें बाइंडिंग, सिलाई जो है वो सही है, पेजेस प्रॉपर इंटैक्ट हैं, पेजेस पूरे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर पे भी रोल नंबर लिखने से पहले आप क्वेश्चन पेपर स्कैन कर लें, पेजेस पूरे हैं कि नहीं। अगेन क्वेश्चन पेपर पे भी पेज नंबर प्रिंटेड होते हैं, तो जस्ट चेक पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने भी उसमें प्रिंटेड पेजेस हैं वो ठीक सीक्वेंस में ठीक से है कि नहीं है। कोई आंसर कॉपी या क्वेश्चन पेपर में कुछ भी गड़बड़ है तो आप तुरंत उसको चेंज कर लें। अपना कुछ भी उसमें लिखने से पहले, अपना रोल नंबर डालने से पहले, अपनी एंट्रीज करने से पहले आप उसको चेंज कर लें। वो आपको इन्विजिलेटर करके देंगे, आपको प्रॉपर कॉपी और प्रॉपर क्वेश्चन पेपर देना उनका काम है। ठीक, इसके बाद आंसर्स लिखने से पहले क्वेश्चन पेपर को 5 मिनट स्कैन जरूर करना। स्पेंड द फर्स्ट 5 मिनट्स इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम फ्रंट टू एंड, पूरा। और अपने दिमाग में पिक्चर सेट कर लो कि कहाँ कहाँ मेरा स्ट्रांग या कहाँ कहाँ मेरा बेटर प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस हैं। मैं उस सीक्वेंस में पेपर, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना सीक्वेंस, तो भले ही वो रैंडम हो, भले ही वो आगे पीछे हो, लेकिन हम पहले समझ लें कि हम क्या अच्छे से प्रिपेयर करके आए हैं, उनको हम पहले अटेम्प्ट करेंगे। जो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, जहां में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको हम बाद में प्रिपेयर करेंगे। 1 मार्क क्वेश्चंस पूरे उसी सीक्वेंस में करेंगे, उसकी नंबरिंग नहीं बिगाड़ेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, आंसर कॉपी से रिलेटेड ही एक कॉमन क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंसेस। राइट, डिफरेंस लिखने का क्वेश्चन ज्यादातर सब्जेक्ट्स में एक आध क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंस लिखना पड़ता है। यू हैव टू राइट 3 और 4 और 5 डिफरेंसेस। सपोज कुछ है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, जिसमें हमें डिफरेंसेस लिखना है। से आंसर नंबर 7, इसमें है राइट द डिफरेंसेस। ये हमारा साइड का मार्जिन था, इसमें हम एक सेंटर लाइन खींचेंगे। डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन को कभी पैराग्राफ में मत लिखना, डोंट डू दैट, डोंट राइट इट इन पैराग्राफ। आप इसको हमेशा इसी सीक्वेंस में लिखना। और ये 1 के सामने ये मेरा 1। अब कभी कभी क्या होता है कि ये छोटा सा पॉइंट था और ये पॉइंट बड़ा था। अब इस बात का ध्यान रखना कि सेकेंड पॉइंट अगेन आमने सामने आना चाहिए। राइट, देखो बार बार मैं एक ही चीज पे इंसिस्ट कर रहा हूं, आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो कि चेक करने वाले को फ्लो में दिखता चला जाए आपने क्या किया हुआ है ना। कभी कभी क्या होता है, हमने जल्दी जल्दी में 2 यहीं लिख दिया, अब इसका 2 यहाँ है, इसका 2 यहाँ है, अब पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाता है फिर हमारा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ये 2 है तो ये मेरा 2 है, सेकेंड पॉइंट से छोटा सा था। थर्ड पॉइंट में बाई चांस ये वाला पॉइंट बड़ा था, ये छोटा सा था मेरा। अगेन 4th आमने सामने, है ना। डोंट वरी, 32 पेजेस आर देयर। बच जाएंगे तो वेस्टेज आने वाले हैं और बचेंगे ही। तो आपका प्रेजेंटेशन साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं इस पूरे आधे घंटे के डिस्कशन में मैंने 10 बार बोल दिया, प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन कॉपी, प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन कॉपी, बिकॉज दैट इज द की। एंड बिलीव मी, इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करके हम टाइम मैनेजमेंट सही रख पाएंगे। और हम अगर टाइम मैनेजमेंट सही रख पाएंगे और प्रेजेंटेशन सही कर पाएंगे तो मार्किंग्स थोड़ा सा हम इंप्रूव
कर लेंगे। हमने एक पेपर में 5 नंबर भी सिर्फ सिस्टमैटिक होने से अच्छे से टाइम मैनेज करके बना लिए, तो 5-5 करके हमें 20-25 नंबर का फायदा हो सकता है। एंड इन बोर्ड एग्जामिनेशन व्हेन फाइनल मार्कशीट इज प्रिंटेड, ईच एंड एवरी नंबर काउंट्स, है ना, हर नंबर की अपनी वैल्यू होती है। इट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायग्राम्स बनाने के क्वेश्चन आए तो बड़े नीट एंड क्लीन डायग्राम्स होने चाहिए, लेबलिंग सही होना चाहिए, जितने भी आपको उसमें नाम लिखने हैं, जितनी भी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक डायग्राम इन्वॉल्व है उसमें, अब आपने डायग्राम नीट बना के थोड़ा कम कंटेंट लिखा तो भी इट इज गुड, और डायग्राम अच्छा नहीं बनाया और कंटेंट बहुत सारा लिख दिया, नॉट गुड। तो मार्किंग कहां अच्छी मिलेगी? नीट डायग्राम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या लिमिटेड वर्ड्स में टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन। और दूसरा क्या, डायग्राम अच्छा नहीं बन पाया, डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा लिख दिया, नहीं। तो जिसने अच्छा डायग्राम बना के छोटा सा भी डिस्क्रिप्शन या टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन लिखा होगा उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिसने डायग्राम अच्छा नहीं बनाया होगा उसको नंबर अच्छे नहीं मिल पाएंगे, राइट। तो बड़े छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रख पाएंगे तो वी कैन डू थिंग्स, आई मीन वी कैन गेट गुड स्कोर, गुड मार्क्स इन अवर बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम माय साइड। ठीक, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कुछ भी हो तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।